हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, उसमें हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? इसका जो सही जवाब है वो है 5 साल, ऑप्शन डी। तो 5 साल हो गए हैं अटल पेंशन योजना को। और आपको यहाँ पर बता दें, इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को और अब 2020 साल है, तो इसलिए इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। ये योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक यानी कि साल 2020 तक बात करें तो 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। ये योजना भारत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या चुनौतियों के समाधान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन की गारंटी दी गई है। योजना की खासियत ये है कि इसमें अंशधारक के निधन होने के बाद पेंशन उसके पति या फिर पत्नी को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस योजना में आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर दोनों का निधन हो जाता है, जिसके नाम पेंशन है, या फिर उसके पति या पत्नी दोनों का निधन हो जाता है, तो पेंशन कोष में जमा जो राशि होती है वो नॉमिनी को दे दी जाती है। जब आप इस योजना को लेंगे तो आपको किसी को नॉमिनी जो है वो बताना पड़ेगा। तो जब ऐसा होगा कि धारक के पति या फिर पत्नी की दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो जमा कोष में पेंशन होगी, वो जो राशि होगी वो नॉमिनी को दे दी जाती है। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 साल की उम्र में अटल पेंशन से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये जो है वो निवेश करना होगा। रिटायर होने के बाद 60 साल की उम्र के से आपको जो है हर महीने 5,000 रुपये या फिर उससे थोड़ा सा कम मासिक पेंशन मिल सकती है इस योजना के तहत। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 15 जून। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि अंतिम तिथि इससे पहले 30 अप्रैल 2020 थी। इससे पूर्व 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की ये तिथि थी। और उल्लेखनीय ये है कि पुरस्कार अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार को हर वर्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसकी राशि मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र साथ ही साथ प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो साल 1995 में की गई थी और तब से ये अनवरत प्रदान किया जा रहा है। और अभी तक अगर हम देखें तो कुल अवार्ड 17 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। 1995, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1995 तक से इसकी शुरुआत हुई थी और 2014 तक इसके अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। और पहला अवार्ड कब था? 1995 में दिया गया था। टोटल अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं वो हैं 17। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में
प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? प्राणवायु कार्यक्रम एक है, उसकी शुरुआत की गई है, जिसमें कि श्वसन स्वास्थ्य यानी कि सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में ये कार्यक्रम, जिसका नाम है प्राणवायु, उसको शुरू किया है। और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी जिसे कहते हैं SARI सारी, इसको अगर अंग्रेजी भाषा में समझें तो इसे कहा जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी इसके कहा जाता है। और इसके कारण देश में जो कई मौतें भी हुई हैं, विशेष रूप से अगर देखा जाए कोविड-19 को, जिसकी वजह से आप सब लॉकडाउन में हैं। कोविड-19 ने पूरे विश्व में अपना जो है वो पंजा पसार रखा है और इसी कारण जो है वो हाइपोक्सिया, जिसे अंग्रेजी भाषा में समझें तो इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। तो ये जो हाइपोक्सिया क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या फिर शरीर के अंग को उतक स्तर जो है या फिर पर्याप्त जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उससे वो ऑक्सीजन की कमी होने के वजह से वो जो बॉडी का पार्ट होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी के लिए जो अगर हम देखें तो कोविड-19 जो बीमारी है उसमें भी जो लंग्स में आपके इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो सांस की प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है और इसके कारण जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसी के कारण जो है वो मौत हो जाती है। इसीलिए कर्नाटक सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें कि इस बीमारी से रिलेटेड, इस श्वास की बीमारी से रिलेटेड जो है उस पर जानकारी प्रदान की जा सके। और आपको यहाँ पर दोस्तों बता दें कि गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के कारण देश में कई मौतें भी हो चुकी हैं, जिसमें कि कोविड-19 से रिलेटेड जो मौतें हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। और विशेष रूप से कोविड-19 के कारण जो है हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मैंने आपको समझाया क्या होता है, कौन सी स्थिति होती है जिसके कारण जो है जो ऑक्सीजन होता है उस पर्याप्त मात्रा में उस बॉडी पार्ट को नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है और जो इंसान है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु हवाई अड्डा। तो इस पुरस्कार को कहा जाता है स्काई ट्रैक्स। तो ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार मिला है किसको? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। बेंगलुरु के कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु को जो हवाई अड्डा है उसको ये सम्मान मिल चुका है। ये तरीके सोचिए, 4 साल में 3 बार ये अवार्ड किसको मिला है? बेंगलोर के जो हवाई अड्डा है इसको मिला है ये अवार्ड। अब इसको कैसे चुना जाता है तो यहाँ पर ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये पुरस्कार 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर जो 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डे के सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। यानी कि अलग अलग कंट्री से लोग विजिट करते हैं, उसके बाद उनका फीडबैक लिया जाता है, जो कि 100 से अधिक देशों से जो लोग आए होते हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है। और 4 साल में 3 बार ये अवार्ड किसको मिला है? बेंगलुरु के इस कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ये अवार्ड दिया गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है और इस सर्वेक्षण में 550 से अधिक हवाई अड्डे शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? इसका जो सही जवाब है वो है 22 मई। यहाँ पर ये ऑफिशियल्स की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है एक जो पार्ट है इस पूरे मिशन का उसको कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया गया है। कल की तारीख 13 मई थी। 13 मई को जो पहला सेशन था पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश में जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनको वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज से। इस मिशन का दूसरा चरण जो है वो 16 मई से 22 मई तक चलेगा और इसके तहत 31 देशों में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाया जाएगा। इस दौरान जो है 149 उड़ानों को संचालन किया जा सकता है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा करी है। यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कई अहम बातें भी कही अपने संबोधन में, जिसमें ये एक बात कही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान की। उन्होंने कहा कि ये एक अहम कड़ी है, इसकी शुरुआत करनी होगी और आर्थिक पैकेज के साथ साथ 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज दिया है ये भारत में जीडीपी का करीब जो है वो करीब 10% होगा हिस्सा। तो यानी कि जो कुल जीडीपी है उसका 10% आर्थिक पैकेज के लिए दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि देश में जो है जो कोविड-19 डिजीज़ है, लॉकडाउन से जो कितनी नौकरियां गई हैं ये और इस बीमारी के इलाज के लिए इन सब चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके ज़रिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल भी मिलेगा और 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिसने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इस लड़ाई से लड़ने में दिया है। इस लड़ाई का मतलब है कोविड-19 की जो ये बीमारी है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को जो हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है उन सब से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिए जाने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसकी किसकी बात की, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज की। तो ये बात भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कही कि इस पर बल दिया जाएगा इस पैकेज के ज़रिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़कर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हो गई है। इसका जो सही जवाब है वो है 1 लाख। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कहा कि जांच करने की जो क्षमता है उसको हर रोज़ जो है बढ़ाया जा रहा है और अब वो बढ़कर कितना हो गई है, 1 लाख हो गई है प्रतिदिन। और इसमें 347 सरकारी और 137 निजी जो लैबोरेटरीज़ हैं वो शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो कोविड-19 की कुल जो है 17,62,840 जांच की जा चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें एक साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला कर रही हैं और इससे हम आश्वस्त हैं कि देश कोविड-19 के कारण उपजी किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए सक्षम होगा। यहाँ पर जो टेस्ट की बात करी जा रही है दोस्तों वो आपने पहले भी हमने आपसे बात करी हुई है कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर जो है, साउथ कोरिया जो है वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसे पहले डिटेक्ट कर दी गई। वहाँ पर जो कोविड डिजीज़ है वो उतनी नहीं फैल पाई थी क्योंकि वहाँ पर जो टेस्टिंग वो बहुत ज़्यादा मात्रा में की गई थी। लेकिन अब जाकर देखिए इतने महीने बीत जाने के बाद अब भारत में 1 लाख हर रोज़ टेस्ट होने की क्षमता हो पाई है भारत के पास। तो देखिए जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतनी ज़्यादा आसानी से पता चलेगा कि कौन बीमार है और उसको क्वारंटीन करके अलग रखा जाएगा, जिससे कि जो बीमारी फैलने का खतरा है उसको जो है रोका जा सकेगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि भारत अब जो है सक्षम है 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए, तो ये एक अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है। इसका सही जवाब है इजराइल। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही नामी साहित्यकार, विश्वविख्यात कवि और दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और उनके 159वें जन्मदिन के मौके पर इजराइल ने एक सड़क को उनका नाम दिया है। टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देते हुए इजराइल ने ऐसा किया है और वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के लिए उनके राष्ट्रगान लिखे हैं। वो 2 देश कौन से हैं? एक तो है भारत, वो सब आप जानते हैं, और दूसरा देश है बांग्लादेश, और जो कि पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बांग्लादेश एक अलग देश है
और भारत एक अलग देश है। और दोनों ही देश के जो राष्ट्रगान हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो किसने लिखी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जो कि आपको यहाँ पर बता दें, बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वो भी जो है किन्होंने लिखा है हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने लिखा। और हमारा जनगण मन वो भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पूछा था पिछले वीडियो में, तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब दिया है झारखंड, लेकिन झारखंड इसका सही जवाब नहीं है, वो है गलत जवाब। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आप में से बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश सही जवाब बताया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि इसे पायलट प्रोजेक्ट यानी कि प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रदेश के 23 स्थानों से शुरू किया जाएगा। इसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल 100 शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। सवाल है कि मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या फिर कबड्डी। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए। इससे जुड़ी हुई और भी जानकारी आपके पास हो तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपके जो जानने वाले दोस्त हैं जो नहीं जानते हैं इस वीडियोस के बारे में, इस चैनल के बारे में, तो उनको भी इस बारे में बताएं और उनको भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर वो रोज़ जो करंट अफेयर्स वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, साथ साथ जीके की वीडियोस हैं और भी जो करियर से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं उनको भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसी बात के साथ इसको ख़त्म करता हूँ कि आप यूं ही लगातार देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ अपने जो भी राय होती है उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। और यूं ही देखते रहिए जागरणजोश.com।